अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं टीचर सलमान, आप लोगों के साथ एजे एजुकेशन में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लेक्चर 3 में लेके आया हूं मनी एंड इट्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मनी एंड इट्स फंक्शन, मनी क्या है और उसके क्या क्या फंक्शन है, इसको हम स्टडी करेंगे। भाई स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो मनी की जब हम बात करते हैं, मनी क्या होती है। एक एक्सेप्टेबल चीज़ है जो कि जिसके ज़रिए हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी कंट्री में, हर कंट्री में मुख्तलिफ किस्म की करेंसी जो है वो चल रही होती है। तो वहाँ पे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है। इससे पहले जो करेंसी नहीं हुआ करती थी तो कुछ और जरिए हुआ करते थे, उसको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मनी है कि मनी क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक्सेप्टेबल हो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। मीन ऑफ एक्सचेंज मीन्स कि प्रोडक्ट के बदले में आप उसको दे सको। जैसे हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके बदले में हम जिससे खरीद रहे होते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, मनी देते हैं, पैसे देते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। फंक्शन क्या है। नंबर वन फंक्शन आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर एक चीज़ बाय करता है, ठीक है, मनी देके कोई चीज़ बाय कर रहा होता है। ठीक है। तो ये आपकी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी एक एक्सचेंज का जरिया बन रहा है। यानी आप उसको एक्सचेंज करके, पैसों को एक्सचेंज करके आप अपनी पसंद की कोई चीज़ बाय कर रहे हो। लेकिन अब वो जो पैसों को एक्सचेंज कर रहे हो, वो किस हिसाब से कर रहे हो, उसकी वर्थ के हिसाब से, उस प्रोडक्ट की वर्थ के हिसाब से आप उसके पैसे अदा कर रहे हो। तो मीडियम एक्सचेंज के अंदर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम एक्सचेंज। मनी का एक मेन फंक्शन क्या होता है कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इसको इस्तेमाल करते हैं, थ्रू विच वी कैन इजीली बाय गुड्स एंड सर्विसेज। और हम उसके जरिए आराम से गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑफ केस ऑफ रशिया। अब जैसे मैं इसके अंदर एग्जाम्पल दी है जिससे हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है करेंसी की, मनी की। कि रशिया में जब 1990 में वॉर हुई तो वहाँ पे उनकी जो करेंसी रबल, उस पे वो सीज हो गई थी, यानी वो काम नहीं कर रही थी वॉर की वजह से। तो वो उसके लिए भी उन लोगों ने इंटरनेशनल करेंसी डॉलर्स के लिए या दूसरी करेंसी के लिए उनको लाइन लगानी पड़ी। और फिर उससे उन्होंने प्रोडक्ट को बाय करना शुरू किया। तो इससे इंपॉर्टेंस पता चलता है कि करेंसी की इंपॉर्टेंस बहुत है मनी की, चाहे वो आपकी करेंसी की कंट्री की हो या चाहे दूसरी कंट्री की हो। आप उसके बदले में एक चीज़ बाय कर सकते हो। लेकिन जब वॉर की सिचुएशन में, वहाँ उस सिचुएशन में जो है उस कंट्री की करेंसी की कोई अहमियत नहीं रहती, बल्कि दूसरी कंट्री की करेंसी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर टू आ जाता है, एक तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर टू आ जाता है कि एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि आप इसकी मदद से, करेंसी की मदद से, मनी की मदद से आप ये मालूम करते हो कि किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है। ठीक है। तो ये कह लें कि इसको मेजर के पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। मनी इज ऑल्सो यूज एज द यूनिट ऑफ अकाउंट, द यूनिट बाय विच वी मेजर द वैल्यू ऑफ थिंग। Just as we measure weight in kilogram, we measure value in money, such as mobile selling in market worth 15,000. The value of currency is mentioned here, rupees 15,000. That is equal the value of mobile. इसके अंदर ये कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि आप जो है वो क्या करते हो, उसको काउंट कर रहे होते हैं। तो मनी जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि किसी चीज़ की प्रोडक्ट की वैल्यू को मालूम करने के लिए। जैसे कि एक कोई प्रोडक्ट है, अगर वो वजन में बिकती है तो हम उसको मेजर करते हैं, यानी उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं उसके वजन से ना। इसी तरह किसी प्रोडक्ट का हम अंदाजा लगा रहे होते हैं पैसों के जरिए भी। जैसे कि एक मोबाइल मार्केट में मोबाइल सेल हो रहा है 15,000 रुपीज़ का। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि उस मोबाइल की वर्थ ये है कि वो 15,000 रुपीज़ का है। या ये कह लें कि ये 15,000 रुपये बराबर है एक मोबाइल के। ठीक है। तो ये हमें वैल्यू ऑफ करेंसी पता चल रही है इसके जरिए, वैल्यू ऑफ मोबाइल के जरिए। तो यानी ये कह लें कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के जरिए ही आप वैल्यू ऑफ करेंसी को डिफाइन करते हो, डिटरमाइन करते हो। अब आ जाता है आपके पास स्टोर ऑफ वैल्यू। नंबर थ्री, स्टोर ऑफ वैल्यू। फंक्शन में एक तो एक्सचेंज हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर टू आपका आ गया था यूनिट ऑफ काउंट, यानी हम वैल्यू का अंदाजा लगा रहे थे। नंबर थ्री, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि आप पैसों को आप अपने पास रख भी सकते हो, जमा कर सकते हो। जैसे कि मनी इज ऑल्सो यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। इट अलाउज वैल्यूज टू बी हेल्ड ओवर टाइम, सच एज यू डिपॉजिट मनी इन बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जैसे कि आप अगर पैसे आपके पास जमा करते हो और उसको बैंक में जमा करा देते हो तो उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये आपकी स्टोर ऑफ वैल्यू है। वो अलग बात है कि
मनी की वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। एवोल्यूशन ऑफ मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि मनी जो है वो किस तरह से फैलना शुरू हुआ, मनी जो है किस तरह से डेवलप हुआ। जब दुनिया वजूद में आई तो सबसे पहले उस वक्त जो है वो करेंसी का कोई तस्वुर नहीं था, करेंसी बाद में आई है। तो लेकिन सबसे पहले जो है वो जो तस्वुर था वो क्या था, बिल्कुल अर्ली पीरियड में, जब बिल्कुल पत्थरों का दौर था, तो उस वक्त जो है वो क्या था, अर्ली मेटेलिक अर्ली पीरियड था। फिर उसके बाद मेटेलिक पीरियड आया, यानी थोड़े सिक्के आने शुरू हुए, और फिर उसके बाद पेपर करेंसी आई है, और अब तो क्रेडिट कार्ड्स और बैंक मनी भी यूज किया जा रहा होता है। इसको हम स्टडी करते हैं आगे। नंबर वन आ जाता है अर्ली पीरियड। अर्ली पीरियड का मतलब ये है कि मैन यूजेस गुड्स अगेंस्ट गुड्स, चीज के बदले में चीज मिल रही है, ठीक है, चीज के बदले में चीज दी जा रही है। इसको हम क्या कहेंगे, अर्ली पीरियड में हम क्या करते थे, एक चीज को बाय करते थे दूसरी चीज देकर। इट वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन मेजरमेंट। लेकिन ये एक कामयाब नहीं था। उसकी वजह यह है कि हमें वैल्यू ऑफ गुड्स अगेंस्ट अदर गुड्स हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा बताया था कि करेंसी की मदद से हम एक चीज़ की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे लिए करेंसी की मदद से किसी चीज़ की वैल्यू को डिटरमाइन करना आसान होता है, जबकि एक चीज़ देके और हम चीज़ उससे हासिल करते हैं उसको डिफाइन करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ अ फार्मर हु कल्टीवेट क्रॉप्स, एक फार्मर है जो कि क्रॉप्स कल्टीवेट करता है, अगर वो बाय करना चाहता है सम क्वांटिटी ऑफ गोट मीट, कुछ उसको कुछ किलो गोश्त चाहिए, उसको पूरा गोट नहीं चाहिए बल्कि कुछ किलो जो है वो गोट का मीट चाहिए, तो ही हैव टू बाय अ गोट बाय गिविंग राइस। तो उसको क्या करना पड़ेगा, राइस देने पड़ेंगे या गंदुम या पल्सेस देने पड़ेंगे, और उसको अच्छी खासी क्वांटिटी में देना पड़ जाएगा। लेकिन उसको तो सिर्फ चंद किलो चाहिए था, लेकिन उसको मजबूरी के पूरा गोट बाय करना पड़ेगा राइस देके और वीट देकर। नंबर टू आ जाता है मेटेलिक पीरियड। जब बार्टर सिस्टम फेल हो गया तो लोगों ने जो है इस पे एक गौर किया कि भाई अब कोई और चीज़ होनी चाहिए कि जिसके जरिए हम जो है वैल्यू डिटरमाइन कर सकें हम आसानी से। तो फिर जो है वो कुछ दानिश्वरों ने इजाद किया, क्या किया कि उन्होंने मेटेलिक पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमारे अंबियाओं के दौर में भी मेटेलिक पीरियड था, यानी उस वक्त भी सिक्के चला करते थे। तो इस पीरियड में सेकंड पीरियड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी है, स्टार्टेड व्हेन द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर took place as a medium of exchange. Coin of gold and silver and other metals were used in this period. इस पीरियड में गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के कॉइन्स आए, जिसको कि हम एक्सचेंज के तौर पे यूज कर रहे थे, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जा रहा था। लेकिन इसके अंदर भी हमारा बार्टर सिस्टम के मुकाबले में तो कुछ बेहतर था, लेकिन फिर भी हमारा वो मसला नहीं हल हो सका जैसा होना चाहिए था। तो कुछ अर्से ये भी चला, और इसमें कॉइन्स के, गोल्ड के, सिल्वर के, गोल्ड तो हर एक के पास नहीं होता था, सिल्वर और उसके अलावा दूसरे जो अदर मेटल होते थे वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे। फिर इसके बाद तो ये भी अपनी जो है वो बहुत सारी खामियों की वजह से फेल हो गया। नंबर थ्री फिर आगे आपके पास पेपर मनी, जो कि अभी तक चल रहा है, और ये भी काफ़ी जो है कदीम है। हालांकि पेपर करेंसी कमज़ोर होती है, फट भी सकती है, पेपर है ख़राब हो सकता है, लेकिन फिर भी पेपर मनी जो है वो बाकी मुकाबले में जो है वो ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको काउंट कर सकते हो, इसके ज़रिए आप प्रोडक्ट की वैल्यू को काउंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मोबाइल ख़रीदा तो 15,000 रुपीज़ दे दिए, तो आपने अंदाज़ा कि आपको पता चला भाई 15,000 इसकी प्राइस थी, 15,000 के बराबर इसकी प्राइस थी, वैल्यू डिटरमाइन की गई, उसकी प्राइस डिसाइड की गई, और आपने उसको आराम से पे कर दिया। आपको इसके लिए बहुत सारे सिक्के नहीं देने पड़े, या आपको चीज़ के बदले में कोई चीज़ नहीं देनी पड़ी। So metallic money, being heavy, was difficult to transport from one place to another. Further, silver and gold, being rare metals, could not fulfill their ever increasing demand. तो और ये कि गोल्ड और सिल्वर तो बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, तो जब जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, डिमांड भी बढ़ने लगी, तो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा वो हैवी भी होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था। Therefore, paper money started as a medium of exchange and successful all over the world. पेपर करेंसी जो है लाइट भी है, इसे ऐसे भी कामयाब है कि उसको बदल नहीं है। क्रेडिट और बैंक मनी, क्रेडिट और बैंक मनी में क्या आ जाता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ जाता है, एटीएम कार्ड आ जाता है, ये सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड में आ जाती हैं। आप इनको, यानी वीज़ा डेबिट कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, इसको आप जो है वो क्रेडिट मनी कहते हैं या प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। इसके ज़रिए आप क्या कर रहे होते हैं, बैंक से लोन ले रहे होते हो या बैंक से मनी हासिल कर रहे होते हैं, कैश हासिल कर रहे होता है, और उसको मीडियम एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन
कोई बड़ी वैल्यू एक महंगी चीज़ को बाय कर रहा है, तो कैश को आराम से कैरी करना उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, चेक का सहारा लेगा। और अगर कोई बड़ी अमाउंट है तो वो ड्राफ्ट का सहारा ले सकता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज का सहारा ले सकता है, या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है। तो वो एक तरह से इसके लिए सेफ भी हो जाता है वो, और जो है बहुत सारी मुश्किलात से और उनसे जो है मुश्किलात से बच जाता है। अब आ जाता है आपके पास इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की हम स्टडी करते हैं। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं कि एक मार्केट में किसी भी कंट्री में चीज़ों का महंगा हो जाना, ये इन्फ्लेशन कहलाता है। लेकिन इसके लिए इन्फ्लेशन का पता कैसे चलेगा? इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रेट ऑफ at which the aggregate average price level of goods and services in an economy increase over a period of time. It is a constant rise in the general level of prices, where a unit of currency buys less than it did in periods. We can say that due to inflation, the purchasing power of currency decreases. Inflation होता क्या है? कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो उसको क्वांटिटी में मेजर करना को इस तरह से किया जा सकता है कि एक प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस है और वो क्या हो जाती है, टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है वो 100 रुपीज़ की है, चंद महीनों बाद वो 120 रुपीज़ की हो जाती है। तो इसका मतलब 20 रुपीज़ के उस प्रोडक्ट की कीमत में इजाफा हुआ। जब कीमत में इजाफा हुआ तो कीमत में इजाफा होने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। यानी एक चीज़ जो पहले 100 रुपये की आती थी, उसकी 100 रुपये की वर्थ थी, अब वो 120 रुपये की आने लगी। तो 120 रुपये की आने लगी तो उस प्रोडक्ट की वर्थ तो हो गई, लेकिन क्या हुआ, करेंसी की वर्थ नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी की वर्थ नहीं रही। करेंसी पहले 100 रुपीज़ वो उसको बाय की चीज़ वो बाय होती थी, अब वो 120 रुपीज़ की होती है। यानी अब आपके ज़्यादा नोट खर्च हो रहे हैं, ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू, आपकी उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। तो एग्जांपल इसके ले सकते हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज 100 अवेलेबल इन मार्केट, नेक्स्ट ईयर प्राइस इंक्रीज होती है 50 रुपीज से, नाउ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज 150। इट इज इन्फ्लेशन बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, आपके पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स हो जाती है इन्फ्लेशन की, जिसको हम स्टडी करते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, मार्कअप इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। ये आपकी 6 किस्म की टाइप्स हैं इन्फ्लेशन की। नंबर 1 आ जाता है क्रीपिंग। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी बहुत ही नॉमिनल से इन्फ्लेशन जो है, यानी कम परसेंट आपकी, मोस्टली डेवलप कंट्रीज में ऐसा होता है कि आपकी प्राइसेस जो है वो कम लेवल से इंक्रीज हो रही है, लेकिन कम लेवल से हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। व्हेन प्राइसेस राइज एट अ वेरी स्लो रेट लाइक दैट ऑफ स्नेल और क्रीपर, इसलिए इसको एग्जांपल दी गई है क्रीपर से, इसलिए इसका नाम रखा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। रेंगने वाला कीड़े की तरह आहिस्ता आहिस्ता जो चल रही है। तकरीबन ये 2% होती है। इसके बाद फिर आ जाता है नंबर 3 आपके पास, सॉरी नंबर 2, नंबर 1 था ये, नंबर 2 है, गलती से नंबर 3 लिख दिया। वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या है कि इन केस प्राइस राइज इन अ मॉडरेट, प्राइस क्या होती है, एक मॉडरेट वे से बढ़ती है, जिसको हम क्या कहेंगे, वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। मॉडरेट वे में मीन्स के एक 3 to 7% यूजली, एक प्रोडक्ट के अंदर जो की प्राइस में इजाफा हो रहा है 3 to 4% इजाफा हो रहा है, लेकिन 10% से लेस देन है, इसको हम वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट टू टेक प्रॉपर स्टेप्स टू कंट्रोल इट्स बिफोर इट टर्न्स इनटू रनिंग इन्फ्लेशन। यानी यहाँ पे ये क्या होता है, ये एक सिग्नल दे रहा होता है गवर्नमेंट को कि आप जो है इसको कंट्रोल करने, अदरवाइज हम जो है वो रनिंग इन्फ्लेशन की तरफ चलेंगे। जो रनिंग इन्फ्लेशन इसकी फर्दर काइंड है जो कि एक हाई इन्फ्लेशन को शो करती है। अब ये हम आगे पढ़ते हैं इसको। तो वॉकिंग का कितना होता है, 3 to 7% होता है, लेकिन लेस देन 10%। फिर आ जाता है आपके पास रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या है? रनिंग इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइजेस एट अ रैपिड स्पीड, मोस्टली अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जो क्या है वहाँ पे रनिंग इन्फ्लेशन होता है। यानी इन्फ्लेशन बहुत मीन्स के बहुत तेजी से प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। यूजुअली ये 10 to 20% है, जो कि बहुत ही हाई रेट है। इसको एग्जांपल दी गई है कि रनिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह तेज भाग रही है, इसलिए इसको रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इट्स कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली व्हेन स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर्स आर टेकन अकॉर्डिंगली। इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी बनाए या फिजिकल पॉलिसी बनाए। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का हम आगे स्टडी करेंगे। फिर फोर्थ आ जाती है आपके पास हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? व्हेन प्राइसेस skyrocket, when prices skyrocket more than 50% a month. It is a very rare. In fact, most example of hyperinflation
have occurred only when governments printed money to pay for wars। कह रहे हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि 50% से ज़्यादा आपकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये हाइपर इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनमें भी बहुत कम ऐसा होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। वो भी जब आती है कि जब ऐसा होता है कि अगर उस कंट्री की दूसरी कंट्री से जंग हो गई है तो क्या होगा, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होगा, यानी एकदम से किस चीज़ों की कमी हो जाएगी और तो फिर और क्या जाएगा, वहाँ पे लोगों की आमदनी रुक जाएगी, तो पैसे रुक जाएंगे, कंट्री का रेवेन्यू रुक जाएगा। तो उसको कंट्री के रेवेन्यू को रन करने के लिए वो कंट्री क्या करेगी, प्रिंटेड मनी यानी एक्स्ट्रा मनी जो है प्रिंट करेगी, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करेगी। और जब एक्स्ट्रा मनी प्रिंट होगा तो लाजमी सी बात है कि करेंसी आपकी प्रोडक्शन के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी, और जब प्रोडक्शन के मुकाबले में करेंसी ज़्यादा होगी तो लाजमी सी बात है इन्फ्लेशन पैदा होगा और बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन पैदा होगा। यानी अगर 100 बिलियन की अगर प्रोडक्शन हो रही है तो 200 बिलियन की करेंसी नोट जो है वो मार्केट में रन हो रहे हैं। एग्जाम्पल आ जाती है हाइपर इन्फ्लेशन की जर्मनी की 1920 में, जिम्बाब्वे 2000 में और वेनेजुएला में 2010 में। द लास्ट टाइम अमेरिका एक्सपीरियंस हाइपर इन्फ्लेशन वाज ड्यूरिंग इट्स सिविल वॉर। सिविल वॉर में अमेरिका में भी ऐसी सिचुएशन आई, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था कुछ अरसे के लिए। फिर आ जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है कि इज व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेगनेंट और क्वाइट बट देयर स्टिल इट्स इज प्राइस इन्फ्लेशन, स्टिल इज प्राइस इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टेगनेंट सॉरी व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेगनेंट और क्वाइट बट देयर इज स्टिल इज प्राइस इन्फ्लेशन, यानी गवर्नमेंट तरक्की कर रही है लेकिन तब भी गवर्नमेंट ग्रो कर रही है लेकिन तब भी इन्फ्लेशन से अवॉइड नहीं किया जा रहा। दिस सीम्स contradictory if not impossible। why would prices go up when there is not enough demand to stock economic growth? The reason behind this reduction in aggregate supply, shortage of product, when aggregate supply is reduced, fall in output। इसके अंदर एग्जांपल कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन जो है ना, ये कह सकते हैं कि कोई कंट्री एक नॉर्मली रन हो रही है लेकिन वहाँ पे फिर भी इन्फ्लेशन हो रहा है, हालांकि इकोनॉमी के लिए वो ग्रो कर रही है लेकिन फिर भी वहाँ पे इन्फ्लेशन पैदा हो रहा है। इसकी वजह ये कि उधर जानबूझ के आर्टिफिशियली शॉर्टेज की जा रही है सब प्रोडक्ट की, यानी ये कह लें कि प्रोडक्ट को शॉर्ट किया जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू इंक्रीज द डिमांड एंड प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाना चाहती है कंट्री तो वहाँ या बिजनेसमैन ये चाह रहा है कि उसकी प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज़्यादा प्राइसेस में सेल हो, तो वो क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। जब शॉर्ट करेगा तो मार्केट में एक चीज़ शॉर्ट हो जाएगी तो फिर लोग उसको मजबूरी ज़्यादा प्राइसेस पे उसको बाय करेंगे, इस तरह से उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि एक लीगली तौर पे मना होता है। तो इसलिए आर्टिफिशियल शॉर्टेज है वो स्पेकुलेशन इसी वजह से पैदा हो रहा है कि जानबूझ के ऐसी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि जिससे इन्फ्लेशन पैदा किया जा रहा है। फिर आ जाता है आपके पास मार्कअप इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, मार्कअप इन्फ्लेशन कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन पैदा होता है। इसकी मैं पहले आपको वो बता देता हूँ डेफिनेशन के। द थ्योरी ऑफ मार्कअप इन्फ्लेशन हैज बीन पुट फोर्थ बाय गार्नर एक्ले। He told that inflation creates due to demand and cost of factors. When demand for goods and go high, the inflation creates in economy, and when cost or price of factors of production, land, labor, capital, and innovation goes high, the inflation also creates. ये मार्कअप इन्फ्लेशन के बारे में बताया कि गार्नर एक्ले ने, उसने ये कहा कि ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है कि जो इस वजह से पैदा हो रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उनकी डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केट में, और डिमांड तो क्रिएट हो रही है और उसको प्रोडक्ट को बनाया भी जा रहा है, डिमांड पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसको हाई प्राइसेस पे सेल किया जा रहा है, जानबूझ के हाई प्राइसेस पे सेल किया जा रहा है। और हाई प्राइसेस पे क्यों सेल किया जा रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स हाई हो गई है, उसकी कॉस्ट ऑफ फैक्टर इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो हाई हो गई है। जैसे लैंड का रेंट बढ़ गया, लेबर या उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, वेजेस बढ़ गई हैं, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हाई हो गए हैं, तो इससे वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। Example, a rent of land increases, wage become high due to shortage of labor worker। लेबर वर्कर की शॉर्टेज होने की वजह से उनकी जो वो वेजेस हाई कर दे हो जाती है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, अब कॉजेज कौन कौन से हैं, डिमांड पुल इफेक्ट, कॉस्ट पुश इफेक्ट और मनी सप्लाई और नेशनल डेट। ये आपके पास जो है वो 4 किस्म के रीजन है
या ये कह लें कॉजेज है इन्फ्लेशन के, कि इन्फ्लेशन क्यों पैदा हो रहा है। अभी तो हमने काइंड पढ़ी, अब ये आ जाती है आपके पास कॉजेज भी। नंबर वन डिमांड पुल इफेक्ट, कॉस्ट पुश इफेक्ट, मनी सप्लाई और नेशनल डेट। नंबर वन आ जाता है डिमांड पुल इफेक्ट। द डिमांड पुल इफेक्ट स्टेट्स दैट एज वेजेस इंक्रीजेस within an economic system, often the case in a growing economy with low unemployment, people will have more money to spend on consumer goods. This increase in liquidity and demand for consumer goods result in an increase in demand for products. As a result of the increased demand, companies will raise prices to the level the consumer will bear in order to balance supply and demand. इसके अंदर कह रहे हैं डिमांड पुल इफेक्ट क्या होती है। डिमांड पुल इफेक्ट ऐसी डिमांड को ऐसी इन्फ्लेशन को कहते हैं जहाँ पे वेजेस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। यानी लेबर की वेजेस अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होगा, जब वेजेस लेबर की वेजेस हाई होंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी उन्होंने पिछले पढ़ा था कि कौन सी इन्फ्लेशन पैदा होगी इसकी वजह से, उसका रीज़न ये बता रहे हैं, एग्जाम में पढ़ा था कौन सा वाला, मार्कअप इन्फ्लेशन। तो मार्कअप इन्फ्लेशन पैदा होगा किसकी वजह से, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट जो बढ़ेगी वेजेस की वजह से बढ़ रही है, इसको हम कहेंगे डिमांड पुल इफेक्ट। इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इफेक्ट। एक डिमांड पुश होता है, एक डिमांड पुल इफेक्ट होता है। यानी हम डिमांड को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपल विल हैव मोर मनी टू स्पेंड कंज्यूमर टू स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स। यानी कंट्री में एक अगर इन्फ्लेशन पैदा हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो वहाँ पे लेबर की जो है वो तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, वेजेस बढ़ाए जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सके अपनी प्रोडक्शन पर। तो दिस इंक्रीज इन लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। तो जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, वहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है और डिमांड को बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें भी महंगी सेल की जा रही है। यानी लोगों को वेजेस भी दे दिए, ज़्यादा पैसे भी दे दिए खर्च करने के लिए कि वो खर्च कर सके, लेकिन जब पैसा उनके हाथ में ज़्यादा आ गया तो डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ सेल हो रही है वो भी एक्सपेंसिव सेल की जा रही है ताकि जो है वो एक डिमांड बैलेंस हो जाए। यानी डिमांड पुल इफेक्ट का मतलब यही हुआ कि आपने पहले फ़ायदा दिया और फिर लोगों से उनका फ़ायदा एक तरह से बैलेंस कर दिया। किस तरह से, प्रोडक्ट को महंगा करके आपने उसको दोबारा बराबर कर दिया। फिर आ जाता है इसकी एग्जांपल ही आ जाती है कि एग्जांपल इसकी है कि एग्जांपल an example would be a huge increase in consumer demand for a product or services that the public determined to be cheap. For instance, when hourly wages increases, many people may determine to undertake home improvement projects. So this increased demand for home improvement goods and services will result in price increase by house painters, electrician and other general contractors in order to offset the increased demand. यानी क्या हो रहा है कि अगर लेबर की वेजेस बढ़ जाती हैं तो जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, होम इम्प्रूवमेंट गुड्स हैं, वो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और जब उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो साथ साथ जो है वो उसके अलावा उसके लिए जो है वो हाउस पेंटर हो गए, जो हाउस का क्योंकि हाउस प्रोजेक्ट कीमत बढ़ी है तो हाउस पेंटर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, उनकी भी जो है प्राइसेस जो है हाई हो गई है और उनकी डिमांड बढ़ गई है। कॉस्ट पुश इफेक्ट क्या है, ये इसका ऑपोजिट है। एक वो डिमांड पुल था, इन डिमांड को बराबर किया जा रहा है, इसके अंदर कॉस्ट पुश इफेक्ट। Another factor in driving up prices of consumer goods and services is explained by an economic theory known as the cost push effect. इसको हम cost push effect भी कहते हैं। Essentially, this theory states that when companies are faced with increased input cost like raw goods and material or wages, they will preserve their profitability by passing this increased cost of production on to consumer in the form of higher prices. इसके अंदर क्या हो रहा है, cost push effect का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही वाली बात आ जाती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाते हैं। यानी अगर एक फैक्ट्री अपनी प्रोडक्ट को बना रही है, तैयार कर रही है, तो जो रॉ मटेरियल हासिल कर रही है उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करती है, जो चीज़ वो बना रही होती है उसको मार्केट में सेल भी महंगाई करती है। यानी उनका रॉ मटेरियल अगर एक्सपेंसिव पड़ा तो उसको मार्केट में अगर वो पिछली प्राइसेस पे सेल करेंगे तो उनका प्रॉफिट कम आएगा या फिर उनको हो सकता है कि नुकसान हो जाए इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उस चीज़ को महंगा बेचेंगे मार्केट में और जब महंगा बेचेंगे तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन पैदा होगा। तो ये आपका जो है कॉस्ट पुश इफेक्ट आ जाता है। ये एक सेकंड एक रीजन है इन्फ्लेशन का। पहले डिमांड पुल था,
It's a cost push. A simple example would be an increase in milk prices, which would undoubtedly drive up the prices of cappuccino, since each cup of coffee is now more expensive. क्या होगा, जैसे दूध की कीमत बढ़ रही है तो लाजमी सी बात है कॉफी की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें अंदर सामान होता है। फिर आ जाता है आपके पास मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब ये है कि कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मनी की सप्लाई जब बहुत ज़्यादा होगी, यानी करेंसी नोट ज़्यादा इशू हो रहे हैं, तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो डिमांड भी बढ़ेगी, लाजमी सी बात है। और फिर डिमांड को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे इन्फ्लेशन पैदा होगा। तो मनी सप्लाई इन्फ्लेशन इज primarily caused by an increase in the money supply that outspaces economic growth. So the value of money is determined by the amount of currency that is in circulation and the public perception of value of that money. When the Federal Reserve decided to put more money into circulation at a higher rate than the economic growth rate, the value of money can fall because of the changing public perception of the value of underlying currency. As a result, this devaluation will force prices to rise due to the fact that each unit of currency is now worth less. और यही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर करेंसी की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर सर्कुलेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट में उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, खर्च ज़्यादा होगी। जब खर्च ज़्यादा होगी तो आपका जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन जब खर्च ज़्यादा हो रही है तो उस प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। एक तरफ हमें ये भी फायदा होगा कि गुड्स एंड सर्विस की डिमांड जब बढ़ेगी तो ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी और हम ज़्यादा लेबर को हायर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नुकसान होगा कि जहाँ वहाँ पे जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको डिमांड को बैलेंस करने के लिए प्राइसेस को हाई कर दिया जाएगा, ताकि जो है वो उसकी कंट्री में डिमांड को पूरा किया जा सके। अगर हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं तो फिर तो फायदा है, लेकिन मोस्टली अंडर डेवलप कंट्रीज जो हैं वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जबकि आपकी मोस्टली डेवलप कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। अगर अगर कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो वो उसको डिमांड को मीट करने की कोशिश करती हैं। डिमांड को मीट किस तरह से करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ना कि वो प्रोडक्ट की प्राइसेस को हाई करते हैं ताकि वो बराबर आ जाए। फिर आ जाता है आपके पास डेप्ट या लोन। ये भी एक रीज़न है, डेप्ट यानी कर्जे वगैरह जो हमने लोन लिए हैं दूसरी कंट्रीज से। Debt is loan obtained from other countries. When a country pays its debt, it must have to increase its taxes to increase its revenue. अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उसका अपने डेप्ट को डेप्ट को पे करने के लिए कोई भी कंट्री जिसने डेप्ट यानी कर्जे ज़्यादा लिए हुए हैं तो उसको पे करने के लिए वो क्या करेगी, लाजमी सी बात है अपने टैक्सेस को हाई कर देगी, ताकि जब वो टैक्स हाई करेंगे तो उनको रेवेन्यू अच्छा ज़्यादा जनरेट होगा। जब रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो वो इस काबिल होंगे कि अपने कर्जों को पूरा कर सकें। लेकिन ये तो सिर्फ अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए होता है कि जहाँ पे टैक्सेस ही उनके पास एक जरिया रहता है कि जिसके ज़रिए वो अपने कर्जों को पूरा करते हैं। मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, पहली बात तो ये कि डेवलप कंट्रीज तो कर्जे लेंगी ही नहीं, ठीक है। और अगर डेवलप कंट्रीज अगर इन केस ऑफ कोई डिजास्टर्स की वजह से या किसी जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से अगर वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है तो वो दूसरी कंट्री से इमदाद लेती हैं या लोन ले रही होती हैं, तो वो उस लोन को किस तरह से पे करेंगी, वो अपने टैक्सेस के जरिए पे करेंगी, टैक्सेस को हाई करेंगी अगर अंडर डेवलप कंट्री है। और अगर डेवलप कंट्री है तो वो क्या करेगी, जो उसके पास अदर टैक्स के अलावा जो उसके पास अदर रिसोर्सेज हैं उससे भी रेवेन्यू जनरेट करके उसके जरिए जो है अपने कर्जों को पूरा कर देगी। वो कैसे, या जैसे कि उसके पास अदर रिसोर्सेज आ जाता है, उसके पास जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसकी जो अपनी गवर्नमेंट से चलाई जाने वाली कंपनीज हैं, और वहाँ से जो रेवेन्यू उसको जनरेट होगा या टैक्सेस से उसको रेवेन्यू जनरेट जो होगा, या फिर और किसी टूरिज्म से या उसको एक्सपोर्ट से अपने जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके जरिए उस लोगों को वो पूरा कर देगा। फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट पुश इफेक्ट इन्फ्लेशन। अब इसके फैक्टर्स भी आ जाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। जब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया था एक डिमांड पुल था एक कॉस्ट पुश था। कॉस्ट पुश के अंदर क्या था कि वेजेस बढ़ रहे थे ना, तो अब ये कह रहे हैं कि वेजेस भी क्यों बढ़ रहे हैं, इसका भी फैक्टर्स मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें बढ़ रही थी। ये तो राइजिंग वेजेस है, यानी वेजेस बढ़ने की वजह से सबसे बड़ी वजह है कि वेजेस जब बढ़े तो उसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गई, इसकी कॉस्ट बढ़ गई, और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई तो इन्फ्लेशन भी जाहिर सी बात है फिर
बढ़ गया, क्योंकि जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई तो उसको मार्केट में सेल भी हाई प्राइसेस में सेल किया जा रहा होता है। नंबर 2 आ जाता है फैक्टर में इम्पोर्ट प्राइसेस, यानी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर ऐसी प्रोडक्ट है कि जो कि ऐसी मटेरियल से बनती है जो हम दूसरी कंट्री से बाय करते हैं, तो अगर जो दूसरी कंट्री से बाय कर रहे हैं मटेरियल वो अगर एक्सपेंसिव हो जाता है, अब वो एक्सपेंसिव क्यों जाता है, महंगा हमारे लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी मार्केट में करेंसी की वैल्यू डाउन है। तो अब जब इम्पोर्ट प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इम्पोर्ट प्राइसेस की वजह से भी आपको जो है वो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। तो दिस इज अ इफ देयर इज अ डिवैल्यूएशन देन import price will become more expensive, leading to an increase in inflation. The value, devaluation depreciation means the currency is worth less. Therefore, we have to pay more to buy the same imported goods. तो हमें import goods जो हम import कर रहे हैं goods वो हमें ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी अगर हमारी currency की value down हो जाती है तो। नंबर 3 आ जाता है रॉ मटेरियल प्राइसेस। रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई हो जाती हैं, जैसे कि ऑयल हो जाता है, गैस हो गई, अगर वो हाई हो जाती हैं तो उसकी वजह से ओवरऑल गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास प्रिंटिंग मोर मनी, यानी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा अपने कर्जों को पूरा करने के लिए ज़्यादा करेंसी नोट इशू कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इफ द सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मोर मनी यू वुड एक्सपेक्ट टू सी अ राइज इन इन्फ्लेशन। याद रखें, किसी भी कंट्री को अगर उसके ऊपर लोन का बर्डन है तो उसके लोन को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि वहां पे प्रिंटिंग मनी कर दी जाए, यानी ज्यादा ज्यादा करेंसी जो इशू कर दी जाए। करेंसी अपने हिसाब से इशू होती है, होता है कि वो उसको चाहिए कि रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करे, चाहे वो टैक्सेस से हो या अदर रिसोर्सेज से हो, ताकि उसके ज़रिए आप जो है वो पे कर सकें अपने कर्ज़ों को। बाकी इसके आगे भी है। और इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए आपकी जो मेजरमेंट आ जाती है वो क्या है कि इट इज़ यूजली टू मेजर प्राइस और राइज of one good. Suppose in 2019 price of light bulb was 50 rupees, in 2020 इसकी प्राइस कितनी हो जाती है, 75 हो जाती है, which means that there is an increase in price by 50%। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्राइस में 50% इजाफा हुआ। एक चीज़ 50 की थी वो 75 की हो गई, ये 25 रुपये इजाफा हुआ, और जबकि इसकी खुद की कीमत 50 रुपये, तो इसका मतलब ये कि 50% उसके अंदर इजाफा हो रहा है। इन ऑर्डर टू मेजर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, अ प्राइस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है जिसके जरिए हम इन्फ्लेशन मालूम करते हैं। कॉस्ट टुडे ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट डिवाइडेड बाय, इसका फार्मूला है कॉस्ट टुडे ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्रोडक्ट इन बेस ईयर। पिछले साल जितनी प्राइसेस थी अब जितनी प्राइसेस है, अब जितनी प्राइसेस है उसको पिछले साल की प्राइसेस से डिवाइड किया जा रहा है, तो हमें इन्फ्लेशन के रेट मालूम हो जाते हैं। आइस ऑफ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 2020 में 13% है, इससे पहले 7% था, और 2018 में आपका 3% और 17 में 4% था। ग्रेजुअली हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, यानी इसके लिए क्या इकदाम किए जाए, अब इसकी स्टडी करेंगे हम। इन्फ्लेशन इज मल्टी डायमेंशनल phenomenon. Once it is emerged in an economy, it cannot be controlled effectively unless the production is increased substantially by effective measures. It also requires to control aggregate demand through effective steps. For this purpose, various measures relating to monetary and fiscal policies are required to be adopted. यानी इन्फ्लेशन कभी किसी कंट्री के अंदर अगर आ जाए तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता, उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं, जिसमें आपके पास ये होता है कि आपको सबसे पहले ये कि डिमांड को कंट्रोल करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट क्या होगी, हमारे स्टेप्स क्या होंगे। नंबर 1 ये कि मॉनिटरी मेजर, यानी हम क्रेडिट को कंट्रोल करें। क्रेडिट यानी जो मुल्क में कर्जे दिए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम कर्जा देंगे ज़्यादा तो उससे क्या होगा, लोगों के पास में पैसा आ जाएगा। ये पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, और उसको ज़्यादा खर्च भी करेंगे और डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। तो क्रेडिट कंट्रोल कैन बी मेंटेन थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी। In monetary policy, the central bank increased rate of interest on borrowings of for commercial bank. As a result, commercial bank increases their rate of interest on credit for the public. In such a situation, individual prefer to save money instead of investing in new ventures. तो यहाँ पे क्या होगा कि नतीजे के तौर पे कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा अपने इंटरेस्ट रेट को।
ठीक है। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा वो, कमर्शियल बैंक को ये वार्निंग देगा कि इंटरेस्ट लोगों को जो है वो सॉरी लोगों को लोन कम दे, और उसके लिए क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को हाई कर देगा। जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग कम से कम लोन हासिल करेंगे। तो दिस वुड रिड्यूस मनी सप्लाई इन मार्केट, इस तरह से मनी सप्लाई जो है कंट्रोल हो जाएगी, विच इन टर्न कंट्रोल इन्फ्लेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नंबर 2 आ जाता है डिमोनेटाइजेशन ऑफ मनी। Under this measure, currency of higher denomination can be withdrawn. This measure is taken because of black money in the country. Money outside the country is bring in country. The denomination का मतलब क्या है कि जो करेंसी यानी इसके अंदर ये कहना है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं, ब्लैक मनी जो डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे कंट्री में आ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो डिनोमिनेशन, और उसको हम कहेंगे डिनोमिनेशन ऑफ मनी, और उसको कंट्रोल किया जाए। हमारी कंट्री में आ रही है ब्लैक मनी आ रही है, वो समझिए ये ब्लैक मनी इस तरह से कि वो उसको काउंट नहीं किया जा रहा, मोनिटाइज नहीं किया जा रहा। तो आप क्या करें, उसको डीमोनिटाइज करें, सॉरी डिनोमिनेशन करें इसकी, और आप उसको कंट्री में ओन किया जाए और कंट्री के अंदर उसको यूज किया जाए। तो फिजिकल मेजर्स नंबर फिर आ जाता है आपके पास फिजिकल मेजर्स। फिजिकल मेजर्स में क्या आ जाता है कि अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट आल्सो यूजेस फिजिकल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। द टू मेन components of fiscal policy are government revenue and government expenditure. In fiscal policy, the government control inflation either by reducing private spending or by decreasing government expenditure or by using both. होता ही है कि फिजिकल मेजर क्या कहते हैं कि जब हम अपनी कंट्री को फाइनेंस करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है इसमें फिजिकल मेजर्स के लिए के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। उसके लिए क्या करेगी, वो ऐसी फिजिकल पॉलिसी बनाएगी कि जिसके जरिए हमारे कंट्री का रेवेन्यू जनरेट हो और हमारे एक्सपेंडिचर कम से कम हो, ठीक है। तो इन फिजिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन आइदर बाय रिड्यूसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग, तो वो क्या करेगी, ज़्यादातर या तो वो प्राइवेट स्पेंडिंग को कम कर देगी और एंड और बाय डिक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, या फिर दोनों को ही कम करेगी। It reduces private spending by increasing taxes on private businesses. So when private spending is more, the government reduces its expenditure to control inflation. However, in present scenario, reducing government expenditure is not possible. Price control. Price control में क्या होगा कि another method of seizing inflation is preventing any further rise in prices of goods and services. In this method, inflation is suppressed by price control but cannot be controlled for the long term. In such case, the basic inflationary pressure in the economy is not exit in the form of rise in prices for a short time. Such inflation is termed as suppressed inflation. इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को कंट्रोल कर लेती है, यानी कि समझ लो कि अपने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए चीज़ को सस्ता कर देती है और उसके लिए सब बाकायदा सब्सिडीज देती है ताकि जो है वो प्राइस कंट्रोल में रहे और आवाम की जो है वो सहूलत रहे। लेकिन ये टेम्परेरी लेवल पे होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, आगे भी हम लोग फर्दर इसको पढ़ेंगे, लेकिन वैसे इसका ओवरव्यू बता दूं कि क्वांटिटी थ्योरी मनी क्या है कि द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है, स्टेट्स दैट द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the amount of money in circulation or money supply. It means price of goods and services depend upon the money circulation or money supply in market. When money in circulation is increased, the price level also increases and value of money decreases. Quantity theory of money क्या कहती है, quantity theory of money ये कहती है कि प्राइस लेवल जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी डायरेक्टली वो उनका रिलेशन होता है किससे, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन से और मनी सप्लाई से। यानी वो ये कह रहे हैं कि किसी भी मार्केट में उसकी प्राइस का, किसी भी कंट्री के अंदर उसकी मार्केट में उसकी प्राइस जो वो डिपेंड कर रही होती है उसकी मनी की सप्लाई के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मनी से याद रखिए किसी भी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पे प्राइस हमेशा हाई हो जाएंगे। मनी सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस लेवल भी हाई हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपको जो है वो लोग जब मनी जो है सप्लाई ज़्यादा है तो लोग उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे और कंट्रोल करने के लिए हमें प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
डिपेंड अपॉन द मनी सर्कुलेशन और मनी सप्लाई इन मार्केट। सर्कुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरी है कि सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, यानी इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मार्केट प्राइस लेवल, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस, यानी चार इफेक्ट पड़ेंगे। अगर हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी हाई होगा और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी और हमारे एक्सपोर्ट प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी किसको कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी इज द रेशियो बिटवीन जीडीपी एंड सप्लाई ऑफ मनी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ मनी का जो रिलेशन है, उनके दरमियान जो रेशियो है उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। इट इज अ मेजर ऑफ द number of times that the average time unit of currency is used to purchase goods and services within given time period। तो मनी सप्लाई, ये किसको वेलोसिटी किसको शो करता है, जीडीपी और मनी सप्लाई के रेशियो को। इसको हम किस तरह से समझते हैं आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करते हैं कि एक स्मॉल इकोनॉमी है, उसकी मनी सप्लाई $100 है, ठीक है, एंड ओनली 2 पीपल, और उसके पास उसमें ये सिर्फ क्या है, 2 लोग हैं, पॉल और दूसरा जैन। पॉल क्या करता है, सेल करता है पेंसिल जैन को, और जैन सेल करता है पेपर। पॉल स्टार्ट विद $100 एंड बाइज $100, $100 इससे स्टार्ट करता है वो, और क्या करता है, $100 का पेपर बाय कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉल ने खर्चा किया $100 का, और $100 का उसने पेपर खरीद लिया जैन से। तो जैन टर्न्स अराउंड एंड बाय 100 वर्थ ऑफ पेंसिल फ्रॉम पॉल, और जॉन ने क्या किया कि $100 की पेंसिल बाय कर ली पॉल से, यानी दोनों ने एक दूसरे से सेल परचेजिंग कर ली। तो इस तरह पॉल एंड जॉन इकोनॉमी नाउ हैज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ $200। 200 कैसे हो गई कि यानी ₹200 की यानी ट्रांजेक्शन हो गई, यानी एक ने सेल की $100 की, एक ने परचेज की $100 की, फिर दूसरे ने परचेज की और दूसरे ने सेल की। तो ये क्या हो गई हमारी 200 की, क्या हो गई, $200 की ट्रांजेक्शन हो गई। इवन दो द मनी सप्लाई इज $100, ओनली $100, हमारी मनी सप्लाई कितनी $100 ही है। तो इफ बोथ पर्सन डू द सेम 2 ट्रांजेक्शंस एवरी मंथ, देयर जीडी, अगर वो इस तरह की ट्रांजेक्शन करते हैं हर महीने $200 की, तो सालाना उनकी कितनी हो जाएगी, $2400 पर उनका जीडीपी हो जाएगा। थ्रो दो द मनी सप्लाई इज ओनली $100, जबकि हमारी मनी सप्लाई कितनी थी, सिर्फ $100 थी। उस $100 की वजह से हमारा जीडीपी $2400 बन गया। तो ये हम लोग इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, यानी रेशियो है किसके अंदर, मनी सप्लाई जो कि $100 है और 2400 जो कि आपका जीडीपी है। वेलोसिटी ऑफ मनी को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, जीडीपी डिवाइड बाय मनी सप्लाई, 2400 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ मनी कितना आ गया, 24 टाइम्स आ गया। जब हमने जीडीपी मालूम किया को ₹100 से डिवाइड कर दिया 24 टाइम्स, यानी ये कहलाएगा 24 टाइम्स ट्रांजेक्शन हुई है इसकी। फार्मूला आपके सामने, P यानी प्राइस लेवल, M क्वांटिटी ऑफ मनी, V वेलोसिटी ऑफ मनी, और T जो है ट्रांजेक्शन इन इकोनॉमी। ये आपके सामने फार्मूला है। अगर हम मालूम करना चाहते हैं प्राइसेस 200 की हैं तो 200 और फार्मूला M मल्टीप्लाई V अपॉन T, इस तरह से हमारे पास प्राइसेस कितनी आ जाती हैं, ₹20। जब हमारे पास करेंसी वैल्यू, जब हमारे पास मनी कितना है 200 का है, जब हमारे पास मनी 400 हो गया तो फिर क्या हुआ, प्राइसेस भी बढ़ गई, क्योंकि 400 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 50, वेलोसिटी वही रही, ये ट्रांजेक्शन भी वही रही, प्राइसेस मनी करेंसी की क्वांटिटी बढ़ गई, तो 400 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 40 आ रहा है। इसको आज के लिए इतना रखते हैं, आज तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए